स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडूमस पर। और हम कर रहे हैं मास्टर कैडर की तैयारी इंग्लिश लिटरेचर में। और आज का टॉपिक है जॉन डन। इससे पहले हमने शेक्सपियर, मार्लो, लिंग्विस्टिक का सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। और अभी हम करने जा रहे हैं मास्टर कैडर को। सो मास्टर कैडर के प्रेपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। पूरा लिटरेचर का जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाया जा रही है। इट इज़ वेरी मच लाइक पेड क्लासेस। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट मास्टर कैडर लेक्चर इंग्लिश। और हमारे चैनल का नाम है एडूमस्ट। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आती है, और शेयर शेयर द चैनल, सो दैट कि सभी इसका फ़ायदा उठा पाएँ जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एक गाइडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है, और गाइडलाइन के लिए मैं अपना जो है कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सब लिख सकते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी है, सिलेबस, स्ट्रेटजी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर। सो काइंडली ज्वाइन द चैनल नाउ। जॉन डन को आज हम कवर करेंगे। जॉन डन, as you know, is a metaphysical poet. First of all, you should know that that he is a metaphysical poet. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन से पोइट्स होते हैं, उसके अलावा कैवलियर पोइट्स भी होते हैं। यू शुड नो अबाउट द कैवलियर पोइट्स। कैवलियर पोइट कौन से होते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स क्या है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि सन्स ऑफ बेन बेन जॉनसन, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सन्स ऑफ बेन जॉनसन किन को बोला जाता है, किन पॉइंट्स को बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वहां से आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डन, इनका सबसे पहले तो टाइम पीरियड 1572 टू 1631। अब देखिए, शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड था वो था 1558 से। हमारी एलिजाबेथन एज स्टार्ट हुई थी। एलिजाबेथन एज हमारी 1558 से स्टार्ट हुई थी, अगर आपको पता है तो। और आप देखिए कि ये इसी एरा में फॉल कर रहे हैं, 1558 72, बिल्कुल थोड़ा ही गैप है। ठीक है, ये बेसिकली इनको फिर भी हम मेटाफिजिकल में डाल देते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड इनका आप देखेंगे तो 1572, दैट इज एलिजाबेथन एज के अंडर में आता है। एलिजाबेथन एज 1603 तक थी। ठीक है, तो ये आगे गए हैं। और नेक्स्ट वाली जो थी हमारे पास जैकोबियन एज, वो कब तक थी? ठीक है, वो थी 1603 टू 1625 तक। ठीक है, फिर ये देखिए, ये और भी क्रॉस कर गए उस एरा को भी। तो 1625 टू जो चार्ल्स वाली एज थी ना हमारे पास, चार्ल्स वन वाली एज, तो वो वाली एज में ये एंटर कर चुके हैं। इसीलिए इनको आप देख रहे हो, ये तीन एज एराज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एजेस को कवर कर रहे हैं। सो इस तरह से आपने माइंड में रिकॉग्नाइजेशन बना बना के पढ़नी है, सो दैट कि आपको चीज़ें भूले नहीं। 1631, ठीक है, क्योंकि ये यूजीसी का क्वेश्चन था, उसमें जॉन डन और मिल्टन और इस तरह से पॉइंट्स लगाए थे। उसको आपको सीरियल ऑर्डर में लगाना था, तो ये आपको पता होना चाहिए था वहाँ पर कि जॉन डन सबसे पहले, जो पेपर आई थिंक पोस्टपोन हो गया था जून का, अभी लास्ट से उससे पहले जब जून में 24 में हुआ था। ठीक है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कि ये मैंने जो डाला है, ये मैंने इंटेंशनली डाली है, क्योंकि जो मेरा पेपर हुआ था, जो हमारा मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, उसमें सेंचुरीज पूछी गई थी। बताइए कि ये राइटर दे दिया एक कि कौन सी सेंचुरी से ये बिलोंग कर रहा है, 17, 18, 16 ऐसे करके। तो आपको एजेस भी पता होने चाहिए। तो ये 17 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो इनका जन्म 1572 में लंदन में हुआ था, क्योंकि जो भी राइटर्स हम पहले के पढ़ते हैं उन सबका जन्म कहीं ना कहीं लंदन में ही हुआ, लंदन इंग्लैंड में। एंड ही बिलोंग्स टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट इन प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। यानी कि इनकी फैमिली है जो ये कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चंस भी, मतलब अगर रफ पेपर डालेंगे, मतलब आपको हार्ड पेपर डालना हो तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। सो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, और लेकिन उस टाइम पे एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रही थी। ठीक है, हिज फादर वॉज अ वेल्थी, सो ही बिलोंग्स टू अ वेल रिच फैमिली। आयरन मॉन्गर डाइड ही व्हेन डन वाज ओनली 4। तो जब ये 4 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई। हिज मदर वाज रिलेटेड टू सर थॉमस मूर। सो सर थॉमस मूर की जो ये है
रिलेशन से है इनके, इनका रिलेशन एक और फेमस जो है राइटर हमारे पास इंग्लिश में, दैट इज थॉमस हेवुड, आई थिंक हेवुड ही है। तो उनसे भी इनका जो है रहा है रिलेशन, ठीक है। और एडुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, तो ये ऑक्सफोर्ड में इनकी अब यहाँ से एक क्वेश्चन ना है कि आप मुझे बताएंगे, ये आप कमेंट में बताओगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो कब कब जो है अ, मतलब आई, ओरिजिन में आई, कब इसका ओरिजिन हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये आप बताएंगे मुझे वहां पर, ठीक है। सो ही स्टडीड लॉ एट थेविस इन एंड लिंकन इन से इनका अच्छा रिश्ता है। सो बट यहाँ पर आपने देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड में इन्होंने 11 ईयर्स तक जो है स्टडी की, लेटर कैम्ब्रिज में भी की, बट ही डिड नॉट टेक अ डिग्री, डिग्री नहीं मिली, क्यों? क्योंकि जब वहां पे डिग्री लेनी होती थी तो उनको एक ऑथ मतलब एक शपथ लेनी होती थी, लेकिन इन्होंने ऑथ लेने से मना कर दिया, दैट इज वाई इनको जो है डिग्री नहीं मिली, पढ़ाई की है पर डिग्री नहीं मिली। क्लियर? सो जॉन डन डन की जो है थॉम्स यहाँ पर हेवुड से रिलेशन है, थॉम्स मोर से रिलेशन है, इनका लिटरेरी बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड इनका इनकी मदर की साइड से इनको मिला है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सो लिंकन से इनकी पढ़ाई हुई, ये बात भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। उसके बाद में तो क्या इन्होंने जब अपनी पोइट्रीज लिखनी शुरू की तो उनको क्या तभी फेमस हो गए थे? नहीं, उस टाइम पे ये बिल्कुल भी फेमस नहीं हुए थे, लेकिन इनको बहुत ही टाइम बाद जो है रिकॉग्नाइज किया गया, इनकी स्टडीज को बहुत टाइम बाद रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। सो उसके लिए नेक्स्ट, रिलीजियस स्ट्रगल्स एंड करियर। सो इनका करियर कैसा है, इन्हें यूथ जब ये वहां थे क्वेश्चन कैथोलिक, तो कैथोलिक डॉक्ट्रिन को इन्होंने लेने से, आप देख रहे हो डिग्री को लेने से मना किया, तो कैथोलिक डॉक्ट्रिन को इन्होंने क्वेश्चन किया, इवेंचुअली कन्वर्टेड टू, तो इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था एंग्लिकनिज्म, ठीक है, एंगल्स जो थे उसमें कन्वर्ट कर लिया था। और इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन में भी सर्विस दी है अपनी, ठीक है, और अगेंस्ट स्पेन, और सेक्रेटरी बने थे थॉमस एडिसन, यहाँ पे आप ये इसको एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ही सीक्रेटली मैरिड एन मूर इन 1601, डॉटर ऑफ सर जॉर्ज मूर, ठीक है, सर जॉर्ज मूर, विच ruined हिज करियर, और उन्होंने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। ही वॉज ब्रीफली इम्प्रिजन, थोड़े टाइम तक ये जेल में भी रहे, सर्विस डिसमिस हो गई इनकी, और फिनेंशियली इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वाइल रेजिंग 12, ठीक है। सो इनको 12 चिल्ड्रन थे इनके, और जब इनका सारा करियर जो है खत्म हो गया तो इनको प्रिजन भी हो गई, सारा पैसे से इनको पॉवर्टी, बहुत ही पॉवर्टी में इनको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा यहाँ पर। ओके, ये पॉवर्टी में एंड में आ गए थे, देखो वेल्दी से पॉवर्टी की तरफ आ गए हैं। सो लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड जस्ट। अब इनकी थोड़ी सी लेटर लाइफ के बारे में बात करेंगे। सो ग्रेजुअली रिकनसाइल्ड विद चर्च ऑफ इंग्लैंड, और फिर इस बाद में इनका चर्च के साथ में रिकन्सिलिएशन हो गया था, रेपुटेशन सब कुछ इनको मिल भी गया। किंग जेम्स वन जो है उन्होंने इसको मतलब अपने उसमें लिया था, इन्होंने मतलब इनको कर दिया था माफ, ठीक है। अ, उसके बाद में ये प्रीस्ट की जॉब इन्होंने की है थोड़े टाइम तक, ठीक है, 1615 में इन्होंने प्रीस्ट की जॉब जो है एक्सेप्ट करी, और वहां के फिर ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल में डीन बन गए, सेंट पॉल्स कैथेड्रल में ये डीन बन गए लंदन में, ठीक है। और इन्होंने काफी सर्मन्स दिए जो कि बहुत फेमस भी हुए हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे अभी, बहुत फेमस इन्होंने सर्मन्स दिए वहां पर, जो कि इनकी स्पिरिचुअल डेप्थ को दिखाते हैं, इनके एलोकेंस को दिखाते हैं। ओके, एंड ही डाइड इन 1631 एज वी रेड, एंड सेंट पॉल के कैथेड्रल में ही इनको वहां पर इनकी बॉडी को दफनाया गया, और जहां पर उनका स्टैचू स्टिल स्टैंड्स वहां भी है। और यहाँ पर कुछ लिखा था इनकी जो है इनका जो कब्र है उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो लाइंस, ठीक है, वहां पे हम देखेंगे लिटरेरी वर्क्स। देन हम करेंगे उनके लिटरेरी वर्क्स को। लिटरेरी वर्क्स, जॉन डन इज नोन एज अ चीफ फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट। सो मेटाफिजिकल पोइट्री वो होती है जिसमें आपको इंटेलेक्ट का ब्लेंड दिखता है, इमोशंस, विट, ये सब चीजें जो हैं आपको यहाँ पर दिखती हैं। बेसिकली साइंटिफिक जो है
साइंटिफिक बातें ये करते हैं विद द ब्लेंड ऑफ इमोशंस, साइंटिफिक चीज़ों को इमोशंस के साथ में ब्लेंड करके ये दिखाते हैं चीज़ों को। और ही इज़ बेसिकली नॉन फॉर द मेटाफिजिकल कंसीट एंड ड्रामेटिक ओपनिंग। ड्रामेटिकल ओपनिंग के लिए बहुत फेमस है, मतलब ऐसी ओपनिंग करेंगे कि आप थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे कि है ना, कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। That is why he is known as the monarch of wit. Important point. He is known as the monarch of wit. And ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, he is known for metaphysical conceit and, तो ओपनिंग अलग अलग तरह के देते हैं, ड्रामेटिक ओपनिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट जो है इनका इन्होंने लिखे थे उस टाइम पीरियड में, 1590 टू 1601 के टाइम पीरियड के अंडर में इन्होंने अपने सोनेट्स लिखे हैं। दैट इज पब्लिश्ड, जो पब्लिश हुए थे वो थे 1633 में, ये पब्लिश हुए थे। और इसमें टोटल 55 लव पोइम्स हैं, एंड जो जिसमें कि पैशन की बात होती है, विट, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स की बात होती है। ठीक है। नेक्स्ट इनकी, इसके अंडर में इनकी फेमस पोइम कौन सी हैं? इसके अंदर में फेमस पोइम्स इनकी रहेंगी जो, वो है द गुड मोरो, द सनराइजिंग, नेक्स्ट इज द कैनोनाइजेशन, वैलिडिक्शन एंड द फ्ली। नाउ इस पोइम को डिस्कस कर लेते हैं और इनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को भी हम यहाँ पे चेकआउट कर देते हैं। सो द गुड मोरो, सो द गुड मोरो जो इनकी पोएम है, ठीक है, ये सब सॉन्ग एंड सोनेट के अंदर में आ रहा है। सॉन्ग एंड सोनेट के अंदर में 1633 में जो लिखी गई उसके अंदर में ये सब बातें हो रही हैं। सो द फर्स्ट पोएम इज द गुड मोरो। गुड मोरो के अंदर में आपको ये बात करते देखिए, एक लाइन आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ, बट बट सॉरी व्हाट thou and I wonder by my truth what I, thou and I did till we loved, did till we loved, ठीक है, were we not been till then। सो ये लाइंस जो हैं आपको देखने को मिल जाएगी। वंडर, ये वाली लाइन बस आप बेसिकली ऐसे ही याद रखेंगे, द गुड मोरो, ठीक है। मोरो का मतलब मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट इज द सनराइजिंग। द सनराइजिंग में ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आ चुकी है, आती रहती है। बिजी ओल्ड फूल, अनट्रूली सन। आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, कौन सा आपको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, कमेंट में आप बताना फिगर ऑफ स्पीच आपको कौन सा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। Why those thou this through windows and through curtains call on us। so यहाँ पे सारी लाइनों को छोड़ दिया, अगर हम थ्रू विंडोज एंड कर्टन्स कॉल ऑन अस, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये बात है बिजी ओल्ड फुल, यहाँ पे आप फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हो रही हैं, वो आप बताएंगे सनराइजिंग में। ओके। सो इनको मेटाफिजिकल पोएम ही बोल सकते हो आप, ये सब मेटाफिजिकल पोएम है, जिसमें रिलेशन सोसाइटी का, सेल्फ का, रिलीजन का, लव का, ये सब दिखाया जा रहा है। ठीक है। सो इसमें इस तरह से बात हो रही है। और आप देख रहे हो कि गॉड है, सन है, मतलब बिजी ओल्ड फूल बुला रहा है, तो किस तरह से बात हो रही है आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट द कैनोनाइजेशन। तो कैनोनाइजेशन में बात कर रहे हैं, इन दिस concept of platonic loves, platonic love was given and the canonization means it is a process of becoming in saint, ठीक है। और इसको लिखा गया है इन द मेमोरी ऑफ एनमोर। अच्छा, सॉन्ग्स एंड सोनेट में जो सोनेट नंबर 17 है, सोनेट नंबर 17 वो एनमोर को डेडिकेटेड है, वो एनमोर को डेडिकेटेड है।
ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इट, ऐसे इसको कैसे पूछते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कि मान लीजिए आपको यहाँ पे राइटर के, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जॉन डन दे दिया, जॉन डन दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया मान लीजिए कोई भी एक और राइटर, दो तीन ऐसे चार राइटर दे दिए और उनकी लाइंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कीट्स दे दिया, ठीक है, शेली दे दिया, ऐसे करके ब्राउनिंग दे दिया मान लीजिए। और यहाँ पर आपको चार जो है लाइंस फेमस फेमस इनकी दे दी, अभी आपको इसको मैच करना पड़ेगा। तो एक दो आता होएगा ना, तो आपका आंसर वहां पे बन सकता है। सो होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, इट इज इन द पोएम कैनोनाइजेशन। इट वाज आस्क्ड इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इट वाज आस्क्ड इन एचपीएससी एग्जाम। आई डोंट रिमेम्बर दिस और दिस, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार। लेकिन अभी रिसेंट में जो एचपीएससी का पेपर था वहां पर इन इस दो मतलब में से कोई एक जो है पूछा गया है। एचपीएससी का जो अभी रिसेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ ना, वहां पर ये पूछा गया है बाकायदा, आप चेक कर लेना एक बार। सो कंपस एंड लवर एंड होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ये अब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गई थी कि ये कैनोनाइजेशन में है, फ्ली में है या वैलिडिक्शन में है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी, दैट इज वाई आई नो दैट पॉइंट। एंड कैनोनाइजेशन में कॉन्सेप्ट प्लेटोनिक लव का है, ये आप बात, कैनोनाइजेशन का सेंट इन द मेमोरी ऑफ एन मोर, ठीक है, एंड होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम द कैनोनाइजेशन। एंड इंस्टेड ऑफ दिस आप इन पॉइम्स को पढ़ सकते हैं। ये जो पॉइम है ना, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो सनराइजिंग, ये हमको ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन में ये पॉइम बकायदा थी, तो आपने वहां से पढ़ी होगी। एक एक पॉइम है द सन इज स्वीपिंग फ्रॉम द विंडो, है ना, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका पर्सोनिफिकेशन था, पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। सो ये मैं हमेशा यूज करती हूँ। और वैलिडिक्शन में, वैलिडिक्शन में इसकी फुल जो फॉर्म है, जो आपको इसका पूरा टाइटल है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ठीक है, इसमें कंपस और लवर का जो है इंटरेक्शन दिखाया गया है, टू फुलफिल द लव। दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन दिस पोएम, ये दो ऑब्जेक्ट्स यूज्ड हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, जो इनकी पोएम है द फ्ली। सो द फ्ली इज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, जस्ट वेट। सो इन द फ्ली, ओके, सो वैलिडिक्शन में आप कॉम्पस एंड लवर, फ्री में मैं आपको अभी बताती हूँ, रुक जाइए मुझे याद आने दीजिए। एलिगेट्स एंड, इसके बाद में एपिथली एपिथेलमेनियस के बारे में हम बात करेंगे, एलिगेज एंड एपिथेलमेनियस। इसके इसमें आपको एलिगीज देखने को मिलेंगी जो भी इन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर लिखी हैं या किसी सेंट के ऊपर लिखी हैं, इस सब की इसमें थीम जो है इरोटिक रहेगी, और कई बार साइनिकल पोएम्स, ठीक है, जो कि डिजायर्स को दिखाती है, लव को दिखाती है, इस तरह की बात इन्होंने इसमें की है। सो एलिगीज एंड एप्थेलमियंस जो है, इसमें सबसे फर्स्ट एलिगी है, एलिगी नंबर 29, ठीक है, 29 है ये, मे बी, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड इज अ फेमस फॉर इट्स सेंसुअल इमेजरी, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड इज अ फेमस फॉर इट्स सेंसुअल इमेजरी। डिवाइन पोइम्स, डिवाइन पोइम्स इन्होंने लिखी है 1607 में, डिवाइन पोइम्स लिखी है 1607 में, जो कि दिखाती हैं डन की स्पिरिचुअल स्ट्रगल को और डिवोशंस को, ठीक है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा होली सोनेट, ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन मेडिटेशन, होली सोनेट्स है इसमें। बेटर माई हार्ट, थ्री प्रेजेंट पर्सन गॉड, डेथ बी नॉट प्राउड, और एट द राउंड अर्थ इमेजिन कॉर्नर्स, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये ये और ये। दी सोनेट्स मेडिटेटेड ऑन सन सैल्वेशन एंड डिवाइन जजमेंट, इन सब की बातें इसमें ये कर रहे हैं डिवाइन पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद में है प्रोस वर्क, प्रोस वर्क में इनकी है बाई बाइथेंटस, 1608 में लिखा गया, रिटर्न है, पब्लिश्ड 1647 में है। इट इज अ कंट्रोवर्शियल ट्रीटिस
It was a controversial treatise where Donne argued about the morality of suicide. मोरालिटी ऑफ सुसाइड, तो इसमें सुसाइड की बात है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसमें इन्होंने सुसाइड की बात की है। इसके बाद में स्यूडो मार्टर, इसमें आपको इसका ईयर याद रखना है। जस्टिफाइड द इंग्लिश ऑथ ऑफ एलिगेंस एंड रिजेक्टेड, इसमें इन्होंने अपने कैथोलिक को इन्होंने जो रिजेक्ट किया, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, ये पॉइंट स्यूडो मार्टर में यूज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिवोशंस अपॉन एमरजेंट ओकेजन 1624, ये इन्होंने अपनी बीमारी के दौरान लिखा था और उसमें कुछ फेमस मेडिटेशंस इन्होंने लिखी हैं, जो कि है नो मैन इज एन आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैन इज एन आइलैंड। ठीक है। फॉर इसके अंदर में है ये। ठीक है। फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी, इट इज अ प्रोज वर्क, इट इज अ प्रोज वर्क डैडी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता था, बताइए, ये वाली लाइन दे दी, मान लो आपको पूछेंगे कि बताइए क्या है, तो ये प्रोज वर्क है और डेडिकेटेड किसको है, चार्ल्स वन को, चार्ल्स वन को डेडिकेटेड है। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कुछ सर्मन्स लिखे हैं, सर्मन्स डिलीवर्ड मोर देन 160 सर्मन, ये ना आपको ऐसे ही फिलिंग्स ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इन्होंने कितनी लव पोइम्स लिखी हैं। अभी पीछे हमने किया था, आप बताइए कितनी लिखी हैं, याद कीजिए। तो मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन, डन डिलीवर्ड, मान लीजिए ब्लैंक्स हैं, डैश सर्मन्स एंड डैश लव पॉइंट, तो ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आपको 159 52 ऐसे करके ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए 160 सर्मन्स और 55 लव पॉइंट्स इन्होंने लिखी है, जिसमें कि रिच इमेजरी, इंटेंसिटी, रिटोरिकल पावर, इन सब का यूज किया गया है। इनका लास्ट सर्मन जो था, सबसे लास्ट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डेथ्स ड्यूल 1631, इनकी डेथ कब हुई, 1631। कंसिडर्ड हिज ओन फ्यूनरल सर्मन, जो कि इनकी जब इनकी डेथ हुई तो फ्यूनरल में इनकी बोला गया, ये ऐसा माना जाता है। रिफ्लेक्टेड डीपली ऑन मोर्टेलिटी, जो कि शरीर की नश्वरता, जो शरीर नाशवान है हमारा, उसको ये रिप्रेजेंट, कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्ट करता है उसको। और अब बात करेंगे इनके स्टाइल की। सो हमको पता है कि इनका स्टाइल जो है मेटाफिजिकल है। ठीक है। ब्लेंड करते हैं बॉडी और सोल को, वेरी फेमस। ये बॉडी जैसे कंपस को ये कर रहे थे ना, यहाँ पे आपने देखा होगा कंपास और, ये देखिए, ये कंपास और लवर को ये कर रहे थे, है ना, कि जो लवर है वो कंपास से उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके लव को। तो यहाँ पर बॉडी और सोल का ब्लेंड दिखाने में ये बहुत माहिर है। ठीक है। जो कि फिजिकल पैशन और स्पिरिचुअल डिवोशन को सेम टाइम पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बता रही थी, फ्ली में कुछ बताना है मुझे। सो फ्ली में ये बाइट करती है, फ्ली है ना, फ्ली इनको बाइटिंग बाइट करती है लवर्स को, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो ब्लड है, क्योंकि देखो इसने, फ्ली ने ब्लड को सक किया एक बॉडी से, और दूसरी बॉडी को भी वो ऐसे ही, मतलब फ्ली वो बाइट कर रहा है। सो यहाँ पर क्या, जो ऐसे जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको ये देख रहे हो आप, तो इससे लव दिखा रहे हैं, इससे लव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल, है ना। तो इस तरह की बातें ये करते हैं अपने वर्क में। तो इसीलिए ये बहुत जो है, इनको बहुत ही कुछ राइटर्स ने इनको बहुत ही बताया कि ये बहुत ही बेकार हैं, है ना, इनको सेंस नहीं है लिखने की एंड ऑल। सो और जो ये जो फ्ली है ना, फ्ली जो है, ये आपकी पॉइंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है कि इन्होंने बाइट किया है, ब्लड सकिंग्स, एक जो इंसेक्ट है उसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी। अच्छा, बॉडी सोल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सोल और गॉड को कनेक्ट करते हैं, ये मैन एंड हिमसेल्फ को कनेक्ट कर रहे हैं। और इस तरह से इनकी पोइट्रीज को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो आपने इससे क्या निचोड़ निकाला कि यहाँ पर इनकी, एक तो देखिए, तो बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और लव जो है इनका, एक तो अमोरस, आप वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, मेटाफिजिकल, फिर उसको फार फेस्ट कंसीट दे करके ये मेटाफिजिकल को, और साथ में सटायर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सटायरिकल। तो इनकी पोइट्री को में आप ये तीनों चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं।
रिलीजन, साइंस, फिलोसफी, लव, एवरीथिंग कॉम्प्लेक्स सा करके इन्होंने पोइट्री को छोड़ दिया है। ब्लेंड किया है बॉडी और सोल को, फिजिकल और स्पिरिचुअल डिविजन, विट और पैराडॉक्स। देखिए एक तरह से समझदारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरह से पैराडॉक्सिस की भी बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सीरियसनेस पूरी है उनमें, दिखा रहे हैं, देखने में लग रही है बहुत ही सेंसुअस पोएम है, बट एक्चुअली में वो बहुत ही डीप पोएम है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोएम है, बहुत ही सीरियस पोएम है। और इनकी पॉइंट्स में आपको रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनकी पर्सनल जर्नी को। ठीक है, वर्डली डिसायर को। अच्छा, जो इनकी पोएम है ना, आप इनकी दो पोइम्स जरूर आज, ये जो पोइट्रीज है ना, द फ्ली, द गुड मोरो, द सनराइजिंग, इन पोइट्रीज में आप देखना कि उस टाइम पे ना जो अंग्रेज है, आपको अगर पता होएगा, अंग्रेज हमारे इंडिया में कभी आए तो वो 16th सेंचुरी के आसपास ही आए थे, जब वो जहांगीर के टाइम पे वो आए थे, तो वो बेसिकली व्यापार करने आए थे। तो उस टाइम जो है इंग्लैंड अपने पैर फैला रहा था, और पैर फैलाने की वजह से वो जो है इंडिया में व्यापार करने आया था। ठीक है, और अमेरिका का इन्वेंशन कब हुआ, अमेरिका का इन्वेंशन कब हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो जब अमेरिका का इन्वेंशन हुआ, और अमेरिका का इन्वेंशन हुआ, तो वहां पर भी अभी इंग्लैंड अपने पैर फैला रहा है, वहां पे भी एक्सप्लोरेशन बेसिकली वो कर रहे हैं। तो जो गुड मॉर्रो है ना, उसमें वो बात ऐसे करेगा कि हाँ देखो, जो है आपको मेडिटेरियन सी एंड ऑल सब, आप पढ़ना उसको, आपको पता, आपको कहीं से हिंट निकालना। मैं उस लाइंस को बेसिकली अपनी पोस्ट में डालूंगी, आप उसको देखना, एक बार चेकआउट करना। तो वो लाइंस आप देखेंगे ना, तो वहां पर बाउंड्रीज फैल रही हैं इंग्लैंड की, ऐसी बात हो रही है, आपको वहां पे पता चलेगा। ठीक है, वो मैं डालूंगी आपके लिए, वो लाइंस बेसिकली आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड अपने पैर फैला रहा है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की अब बात कर लेते हैं। मेटाफिजिकल जो टर्म है, फर्स्टली ग्रियर्सन ने दिया था, ये भी पॉइंट पेपर में इंपॉर्टेंट है आपके। फिर ड्राइडर ने इसको यूज किया, सेकेंड पॉइंट जो है ड्राइडर यूज करेंगे, जिन्होंने कि नेगेटिव कॉनोटेशन में इसको यूज किया है। नेगेटिव मीन्स he doesn't like metaphysical poets. Metaphysical poets are एक तरह के poets को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये poets ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो इनको हम मेटाफिजिकल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, और ड्राइडन डजंट लाइक देम। एंड सैमुअल जॉनसन ने बाद में कहा कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, ऐसे फार फेच्ड कंसीट्स दिखा दिखा के, ऐसे बॉडी का और पूरे ब्रह्मांड का साइंटिफिक तरीके दिखा दिखा के, ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में इनकी राइटिंग में कुछ है नहीं, ये ऐसा मानती हैं। लेकिन टीएस एलियट प्रेज देम, ही सेज दैट मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर बकायदा इन्होंने एक पूरा लिखा हुआ है क्रिटिकल वर्क। तो आप देखना उसको, उसमें उन्होंने बात की है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज को यूज किया। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो थॉट और इमोशन को ब्लेंड करके लिख रहे हैं, यही तो इनकी खासियत है, इसीलिए ये बहुत अच्छे हैं, और ऐसा कोई लिख नहीं पाता है, ऐसा वो कह रहे हैं टीएस एलियट। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज उनकी जो जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ का सरमन कौन सा था, पहले तो ये आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट इज कि उनकी टॉम पे कुछ लिखा है, ये here lies the king that ruled at thought, the universal monarch of it, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही कि राइटर्स दे दिए चार, और फिर उनकी टॉम पे क्या लिखा हुआ है, एपिटैप जो भी है, तो वो फिर आपको मैच करना है। ठीक है, अब इनकी बायोग्राफी लिखी है इजाक वॉल्टन ने, और थॉमस क्रेन ने इनके ऊपर एलेगी लिखा है, एलगी अपॉन द डेथ ऑफ जॉन डन। और ठीक है, ये लिखिए। एक बात और मुझे यहाँ से याद है जॉन डन से, जॉन डन एंडन अनडन, ऐसा, जॉन डन फिर एंडन, आप देखना, और फिर है एंड अनडन। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि इनका लव डन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे करके ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। आपको यहाँ से आपका फुल ही कवर हो गया वैसे तो। आपको करना जो है वो है, एक तो आपको सोनेट नंबर 17 रीड करना है, सोनेट नंबर 17, बिकॉज वो इनकी वाइफ के ऊपर जो है डेडिकेटेड है वाइफ को।
एक तो वो आप थोड़ा सा देखेंगे, और ये पोइम्स को और लाइंस, पोइम की लाइंस जो हैं वो आप देखेंगे सिर्फ इन पोइम्स की। एंड ये आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। और 17th सेंचुरी से हैं, they just wanted to show their learning. This is what Johnson said about them. एंड यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे लिखे तो इन्होंने वर्क्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो इतने ही हैं। अगर आपको एक एक वर्क और अगर आपको बताना मैं चाहूँ तो जो यहाँ पर नहीं है, तो एक वर्क आप और लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, डिवोशंस अपॉन दी, यहाँ पे एम है, एमरजेंट, डिवोशन अपॉन दी एमरजेंट ओकेजन्स, ठीक है। 1623 का ये वर्क है। ये जो लिखे हैं ये इसको रिकॉग्नाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आपके रहेगा, दैट्स इट, दैट्स इट। ये आपका बेसिकली यहाँ से कवर हो चुका है। अगर कोई भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप बेशक लिख सकते। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पे और याद करेंगे, दैट इज मेटाफिजिकल पॉइंट्स के नेम, मेटाफिजिकल पॉइंट्स नेम, ठीक है। और कितने पॉइंट है उसके अंदर, 5 to 6 हैं। तो आप उनको लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। आप वैसे अब्राहम काउली लिख लीजिए, चलिए, अब्राहम काउले पहला, फिर रिचर्ड क्रैशो, मैं तो उसको काजू याद किया था, एंड्रयू मार्वल, इनकी तो मतलब इनको तो छोड़ ही नहीं सकते ना, जॉनसन ने इनको अपनी बायोग्राफी में ऐड किया है ना, जो 52 राइटर्स की इन्होंने लिखी हुई है। जैन हेनरी, हेनरी वैंगन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लीजिए आप, चलिए यहाँ लिख लीजिए, जॉर्ज हर्बर्ट। ये आप ऑनलाइन निकाल लेना, वैसे तो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ जो मैंने याद किया था उस तरह से, तो ठीक है। तो इसको मैंने तो ऐसे याद किया था, डी, दैट इज डन, एच फॉर, एच फॉर दी हर्बर्ट, एच फॉर दी हर्बर्ट, ठीक है, एच फॉर दी हर्बर्ट, डी फॉर दी डन, एंड सी फॉर दी क्रैशो, ठीक है, एंड एम फॉर दी मार्बल, ठीक है, एंड देन वी फॉर दी व्यंजन, व्यंजन जो भी आप इसको बोल रहे हो, व्यंजन है ना। एंड एक और भी था टी से, लेकिन आप बेसिकली इनको तो जरूर याद रखेंगे, DHCMV, इसको किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से भी आपको याद होता है, DCHMV, DC कर लो, चाहे DHCMV ऐसे करके याद कर लो। जिस तरह भी आप इसका निमोनिक बनाना चाहते हो तो आप इसको निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक आ सकता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। पूरी प्रेपरेशन आपको फ्री में कराई जा रही है, प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। जस्ट बिकॉज आप सोच रहे होंगे, चलिए कि आप फ्री में क्यों हैं। देखिए, फ्री इसलिए बिकॉज इतनी आप सब पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट। मैंने भी फ्री में स्टडी की है इसकी, तो कहीं ना कहीं इसका जो है एक प्राइज ही उतर जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी ये फ्री है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। जो भी बच्चे नहीं परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस होते हैं, तो सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, काइंडली उनको रिकमेंड कीजिए ये चैनल, सो दैट वो अपनी स्टडी कर पाए। और बहुत ही उम्दा तरीके से कराई जा रही है। मैं बिल्कुल भी ऐसे बिलीव नहीं करती हूँ कि आपको सिर्फ, जैसे सिर्फ देख के चले गए फिर आप सोचते रहो कि क्या करना है, फिर आप 4 लोगों की और वीडियो देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप ये वीडियो देखेंगे और किसी की भी वीडियो देखेंगे, आप कंपेयर कर पाएंगे खुद को, बिल्कुल डेफिनेटली कंपेयर करेंगे आप। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कंटेंट जो है अच्छा ही प्रोवाइड किया जा रहा है।
ठीक है। और बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए, मैं तो यही कहूँगी आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट forget टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।